Hello everyone, welcome back to our lecture series of complex analysis. We were discussing series of complex numbers. प्रीवियस लेक्चर में हमने सीरीज के यूनिफॉर्म और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के बारे में देखा. इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ पावर सीरीज. इस कंसेप्ट को ऑलरेडी हम यूज कर ही चुके हैं वेयर वी डिस्कस द टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन, जहां पर हमने 1/1 प्लस जेड स्क्वायर एंड 1 माइनस जेड स्क्वायर जैसे फंक्शन के सीरीज एक्सपेंशन को आइडेंटिफाई किया था. सीरीज के इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का सेंस ये है क्योंकि सीरीज के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं, तब हम इनफाइनाइट टर्म्स का टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. बट बिफोर दैट, सिंस दिस इज द सेक्शन 71, सेक्शन 71 में सीरीज अगर सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस की हम बात करें तो हमने डिफाइन किया था कि ये वो ग्रेटेस्ट सर्कल होता है जिसके हर एक इंटीरियर पॉइंट में सीरीज कन्वर्जेंट होती है. अब अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो वी कैन डिफाइन अ फंक्शन विच इज एस ऑफ जेड, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किया था. अब जो एस ऑफ जेड फंक्शन है दैट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट inside the circle of convergence. That was the idea of section 70. I am taking that idea directly and will prove that a series, or precisely a power series, represents an analytic function at each point interior to its a circle of convergence. Okay, this is a very powerful result about the power series. So let us start the discussion of integration and differentiation of power series. Okay, so before that I am writing the concept related to the continuity of a power series. So power series represents a continuous function. अब ये कब है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. ठीक है, लेट एस जेड दैट इज इक्वल्स टू समेशन एन रनिंग फ्रॉम 0 to infinity a n z minus z naught to the power n represents let this be a power series. ठीक है, then sz is a continuous function at each point. continuity हमेशा हम एक पॉइंट पे डिफाइन करते हैं, तो वी आर राइटिंग कि कौन से पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है. at each point interior to its circle of convergence. ठीक है, क्योंकि पावर सीरीज है तो हम इसके सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस की बात कर सकते हैं. तो आइडिया क्या है कि सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस के हर एक इंटीरियर पॉइंट पर ये जो फंक्शन है एस ऑफ जेड, ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है. और इस लेक्चर में प्रूफ करेंगे कि ये फंक्शन एक एनालिटिक फंक्शन भी होता है. ठीक है, and to prove this idea we required a theorem, and that theorem will also provide us the term by term integration of a power series. Okay, so let us start the theorem 1, and it says let C denote any contour interior to the circle of convergence of the power series sz, that is equals to summation and running from 0 to infinity a n z minus z naught to the power n. ओके, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आइडिया है कि हम एस जेड इक्वल टू ये लिख पा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हम सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं. और जब सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस है
तब इसका मतलब सीरीज कन्वर्जेंट है, और कन्वर्जेंट है तभी तो हम इस तरीके की कुछ इक्वलिटी लिख सकते हैं. ठीक है, कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज दिस, एंड let zz be any function that is continuous on C. जो भी कंटूर है उसके हर एक पॉइंट पर हमारा फंक्शन zz कंटिन्यूस है. नाउ वी हैव द कंक्लूजन. द सीरीज formed by multiplying each term of the power series by zz can be integrated term by term over C. Okay, that is, if you want to integrate that particular, this is zz, और इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है सीरीज से, and we are integrating on through this contour C, then this will be same as the term by term integration of the series, that is an integration along C of zz z minus z naught to the power n dz. Okay, so this is a very important conclusion about term by term integration of a power series. Okay, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हमारा ये फंक्शन gz एक एनालिटिक फंक्शन हो जाए, या फिर ऐसा फंक्शन हो जिससे कि ये इंटीग्रेंट एनालिटिक हो जाए, तो उस केस में क्लोज्ड कंटूर के अलोंग तो इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा. और हमें पता ही है z माइनस z नोट एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, gz भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है. तो अगर किसी एनालिटिक फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 आ रहा है, तो ये बात अगर हम इसके लिए अप्लाई करें तो हमारा sz फंक्शन एनालिटिक हो सकता है. यहाँ पर हमने थ्योरम की बात की है, मोरेरास थ्योरम की. मोरेरास थ्योरम हमें क्या बताता है कि जब कभी किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 है अलोंग सिंपल क्लोज कंटूर C, और उसी कंटूर पर फंक्शन कंटिन्यूस भी है, तब फंक्शन एनालिटिक हो जाता है. तो ऑल वी रिक्वायर्ड इज द integration being 0 and the continuity of the function which is going to be integrated. Okay, तो ये हम इस थ्योरम के प्रूफ के बाद डिस्कस करने वाले हैं. नाउ हमें ये प्रूफ करना है क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो हम डायरेक्टली इम्पोज नहीं कर सकते कि वी जस्ट अप्लाई द इंटीग्रेशन ऑन इनफाइनाइट टर्म्स. अगर ऐसा होता तो हमें इस तरीके की थ्योरम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. बट वी नो वन थिंग कि अगर हमारे पास फाइनाइट टर्म्स हैं तब हम इंटीग्रेशन को टर्म बाय टर्म परफॉर्म कर सकते हैं. क्या इनफाइनाइट सीरीज से हम फाइनाइट टर्म्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं या फिर उनको अलग तरीके से देख सकते हैं? द आंसर इज यस. ओके, लेट मी शो यू. हमने प्रीवियस लेक्चर में इस तरीके का एक फंक्शन डिफाइन किया था, रो एन जेड. एक्चुअली में ये क्या था? दैट वाज एस जेड माइनस एस एन जेड. तो ये जो था एस एन जेड, ये था सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, और इसे हमने बोला था रिमाइंडर. ठीक है, अगर इसी चीज़ को अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहूँ, दैट एस जेड इज इक्वल्स टू रो एन जेड प्लस एस एन जेड. तो इन दोनों टर्म्स में क्या है, यहाँ पर ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं क्योंकि इसके अंदर n के बाद ये सारी टर्म्स है, और इसके अंदर टिल n टर्म्स है, तो ये फाइनाइट बॉडी है हमारे पास. तो दिस विल बी डील इजीली व्हेन वी आर डिस्कसिंग द इंटीग्रेशन. बट क्या रो एंड जेड को भी हम डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि इनमें भी इनफाइनाइट टर्म्स है.
अब यहाँ पर रो एन को इंट्रोड्यूस करने का क्या सेंस है, क्योंकि पावर सीरीज जो हमें गिवन है दैट इज गोइंग टू बी डिस्कस इन द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, और सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस में ये सीरीज हर एक z के लिए कन्वर्जेंट होगी, और जब सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो इसका रिमाइंडर फंक्शन वाला सीक्वेंस जीरो की तरफ टेंड करेगा। इसका मतलब इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होते हुए भी ये हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एस जेड एज अ इनफाइनाइट टर्म्स, हम इसे कुछ इनफाइनाइट टर्म और फाइनाइट टर्म के सम की फॉर्म में लिखेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ, जस्ट identifying the idea of partial sums or the remainder function. Okay, so given that sz is equals to summation n running from 0 to infinity a n z minus z naught to the power n. Okay, and we are given with the circle of convergence, और ये z वहीं से ही आ रहा है, and zz is a continuous function on the contour c, और ये c contour वही है जो कि हमें थ्योरम के स्टेटमेंट में गिवन है। ओके, we know that we are able to write sz is equals to let me write first that finite terms sn z plus sn rho n z. We can write this. Then what about this one? I can write this will implies that ये sn z क्या है? This is the sum of first n terms, right? और ये फर्स्ट एन टर्म्स किसकी हैं? हमारी इस पावर सीरीज की है। तो हम इसे मोर प्रिसाइज वे में क्या लिख सकते हैं? दिस इज नथिंग बट द समेशन एन रनिंग फ्रॉम 0 टू n minus 1, देन ए एन z minus z naught to the power n. This is sn z, and then rho n z. Since this zz is a continuous function, so we are able to write that this zz टाइम sz इज सेम एज हम gz से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर फाइनाइट टर्म्स है, सो मल्टीप्लाई करना कोई भी अलग हमें कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। z माइनस z नॉट टू द पावर n प्लस zz रो n z। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब हमें ये कहा गया है कि ये जो भी z लिख रहे हैं ना, ये हमारे सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस का एक पॉइंट है। अगर ये पॉइंट है तो इसका मतलब हमारा ये सीक्वेंस तो जीरो की तरफ ही कन्वर्स करेगा, ठीक है। अब लेट मी कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब कुछ कंक्लूजन है हमारे पास। पहली बात ये है कि ये जो जी जेड है दैट इज कॉन्टिन्यूस ऑन दी सर्कल सी। अब अगर ये सर्कल सी पर कॉन्टिन्यूस है तो ये बाउंडेड भी होगा, ठीक है। zz, since zz is continuous on C, therefore zz is bounded on C, and this will implies that there exists some m positive such that zz modulus will be less than equals to m on c। on c कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमारा सिंपल क्लोज कॉन्टूर c है उसमें से आप z पुट करते जाएंगे और जो भी zz मिलेगा वो हमेशा m से कम होगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गया। सेकंड क्या है? लेट l be the length of contour C, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है कि हमारी पावर सीरीज कन्वर्जेंट है, ठीक है। सिंस पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है, देयरफॉर we are able to write that limit n tends to infinity
rho and z will be equals to 0 where z is coming from the open disk दिस वन. ओके, यहाँ पर हमने r लिखा है, रेडियस डिफाइन की हुई है नहीं, हम मान लेते हैं रेडियस क्या है, दिस r. व्हाट इज r? r is the radius of सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस. ओके, COC. ये हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन हो गया. अब किसी भी सीक्वेंस का लिमिट 0 आने का मतलब क्या है, या फिर किसी भी सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्टेंस का मतलब हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से भी लिख सकते हैं. सो दिस विल इंप्लाइज फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन सच दैट ये जो कन्वर्जेंस है वो अभी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है. ओके, फॉर एवरी एप्सिलॉन सच दैट मॉड्यूलस ऑफ रो n z will be less than epsilon whenever this n is greater than n epsilon. Okay, this n epsilon is depending on the value of this epsilon, not on this side. Okay, for all z on c. ठीक है, ये हम उन सारे z की बात कर रहे हैं जो कि c पर है. अभी हम ये कह रहे हैं कि ये बात तो हर एक z के लिए ट्रू है. अब क्योंकि हमारा जो कॉन्टूर c है वो इसी ओपन डिस्क में से ही है, तो हमने केवल पर्टिकुलरली वही z चूज़ कर लिए हैं जो इस कॉन्टूर c पर अवेलेबल थे. इन सारी इन्फॉर्मेशन को जब हम यूज़ करें इस वन में, तो आप देखेंगे कि अगर हम इनका मॉडुलस वैल्यू आइडेंटिफाई करें तो हमें क्या मिलेगा. So thus you can see, thus modulus of integration along C of zz rho n z dz. What will be that? This is nothing but, or you can say write this is less than equals to integration along C modulus of, ये थ्योरम हमने प्रूफ किया था that modulus of integration is less than equals to integration of modulus. Okay, rho n z dz. Okay, now you can see this will be less than equals to integration along c. zz को हम रिप्लेस कर सकते हैं m से, और इस रो z को हम रिप्लेस कर सकते हैं epsilon से, and then we have dz. Since m and epsilon are constant, so this will be equals to m epsilon integration along c of dz. और ये हमें क्या बताता है, दिस इज द लेंथ ऑफ द कॉन्टूर c, और वो हमने जूम किया है l. So this is m epsilon and l. Now this epsilon is arbitrary, so we can choose this epsilon as small as we want. Okay,